हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर इट। तो आज हम करेंगे पॉलिटिकल का चैप्टर अधिकार की धारणा और सिद्धांत। तो पहले है अधिकारों का अर्थ। समाज मनुष्य को अवसर प्रदान करता है। कोई भी जो सभ्य समाज होता है वो मनुष्य को, व्यक्ति को अवसर देता है और सुविधाएं देता है। जो ये अवसर और सुविधाएं होती हैं इन्हें ही अधिकार की संज्ञा दी गई है, इन्हें ही अधिकार कहा गया है। अधिकार और जो सुविधाएं व्यक्ति को इसलिए दी जाती हैं ताकि वो अपने समाज का, अपने व्यक्तित्व का जो विकास है कर सके। अब है अधिकारों की परिभाषा। तो प्रोफेसर हेरोल्ड लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना जो व्यक्ति है वो अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता। दूसरा है हमारा विल्डे के मत के अनुसार विशेष कार्य में स्वतंत्रता की जो उचित मांग है वही अधिकार है। बोसांके के शब्दों में कहा जाए तो जो अधिकार वह मांग है जिससे समाज जो है स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अब है हमारा अधिकारों की विशेषताएं। अधिकार केवल समाज में ही संभव हो सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो अधिकार है वो हमें समाज से मिलते हैं। समाज से बाहर ना तो अधिकार का कोई अस्तित्व होता है, ना ही उनकी कोई ज़रूरत होती है। समाज में जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं तो हमें दूसरों के कुछ कार्य करने भी पड़ते हैं और दूसरों से अपने कुछ कार्य करवाने भी पड़ते हैं। तो इसलिए हमें जो अधिकार की ज़रूरत होती है और समाज के बाहर जो हमें अधिकार दिए गए हैं हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा है हमारा अधिकार असीमित नहीं होते। तो व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं वो उसके विवेक पर आधारित होते हैं, वो उसके बुद्धि पर आधारित होते हैं। जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति को चोरी करने का, जुआ खेलने का या दूसरों की हत्या करने का अधिकार नहीं दे सकते और ना ही ये अधिकार उन्हें दिया जाता है। तीसरा है हमारा अधिकारों का कल्याणकारी स्वरूप। समाज में व्यक्ति द्वारा जो अधिकार का प्रयोग होता है वो इस तरह से होना चाहिए कि पूरे समाज का भला हो, ना कि केवल एक नागरिक का या फिर सिर्फ एक वर्ग का। नागरिक को जो अधिकार हैं वो समाज द्वारा मिले हैं तो इसलिए उसे समाज के हित के लिए कार्य करना चाहिए, उसकी भलाई के लिए। व्यक्ति को अधिकार का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे अपने साथ साथ अपने समाज को भी ध्यान में रखना है, उसे उसका भी भला करना है। चौथा है हमारा राज्य अधिकारों की रक्षा करता है। अधिकार के पीछे जो है राज्य की शक्ति होती है क्योंकि राज्य द्वारा ही हमें अधिकार मिलते हैं। तो जो राज्य है उसका ये उत्तरदायित्व होता है, उसका ये काम होता है कि वो ये देखे, निश्चित करे कि जो उसने अधिकार दिए हैं वो सभी व्यक्ति पे समान रूप से लागू हो रहे हैं, सभी उनका समान रूप से प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। और अगर कोई व्यक्ति अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे दंड देने के लिए भी राज्य ने व्यवस्था करी है। पांचवा है हमारा अधिकार सर्वव्यापी होते हैं। तो अधिकार समाज में रहने वाले सभी जो व्यक्ति हैं सभी को मिले हैं। अधिकार एक व्यक्ति की उन्नति के लिए जितना ज़रूरी होता है वो दूसरे व्यक्ति की उन्नति के लिए भी उतना ही ज़रूरी होता है। अब जैसे कि कुछ राज्य हैं जहाँ पे जाति, धर्म और लिंग के आधार पर जो है भेदभाव होते हैं तो उस समाज में ना तो कभी शांति रह सकती है, ना ही वो समाज उन्नत कर सकता है और ना ही उस समाज में रहने वाले नागरिक या व्यक्ति। सिक्स्थ है हमारा अधिकार विकासशील होते हैं। अधिकारों के बारे में जो ये लास्ट महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी कि जो अधिकार हैं वो विकासशील होते हैं। जैसे कि समाज में आने वाली राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक परिस्थिति में परिवर्तन के साथ साथ जो है जो हमारे अधिकार हैं वो भी बदलते रहते हैं। जैसे व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो वक्त के साथ बदलती रहती हैं, उनकी ज़रूरतें जो हैं बढ़ती जाती हैं, इसलिए जो है अधिकार भी परिवर्तनशील होते हैं। अब है हमारा अधिकारों के बारे में विभिन्न सिद्धांत। तो सबसे पहला है हमारा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, उसके जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति आदि के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार कहा गया है।
तो लॉक है हमारे राजनीतिज्ञ, उन्होंने कहा है कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, इन तीनों को ही प्राकृतिक अधिकार माना है। लॉक के अनुसार ये अधिकार विवेक पर यानी कि बुद्धि पर आधारित होते हैं और इन्हें व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। और फ्रांस की क्रांति की जो घोषणा हुई थी उसमें स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार माना गया है फ्रांस में। जैसे कि संसार में भोजन की, कपड़ों की, रहने के स्थान की, काम का जो अधिकार है और जो मत का अधिकार है, उसे अब भी प्राकृतिक अधिकार माना गया है, पर ये पूरी तरह से मान्य नहीं है, पूरी तरह से इसे प्राकृतिक जो अधिकार है नहीं माना गया है। अब इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। आलोचकों ने कहा है कि जो प्रकृति और प्राकृतिक शब्द का अर्थ है वो स्पष्ट नहीं है। तो ये तो सीधी सी बात है कि जब इनका शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है तो जो प्राकृतिक अधिकार है वो भी अस्पष्ट ही होगा। अगर मान लिया जाए कि जो स्वतंत्रता, समानता और जो संपत्ति का हमारा अधिकार है वो प्राकृतिक है, तो समाज के बिना ये संभव ही नहीं हो सकता कि हमें ये अधिकार मिले हों, क्योंकि अधिकार तो हमें समाज के द्वारा ही मिलते हैं और ये समाज से ही संभव है, समाज के बाहर बिल्कुल नहीं। अब है हमारा अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। वैधानिक यानी कानूनी, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार राज्य की देन है। ये अधिकार जो हैं देश और समय की परिस्थिति के अनुसार नागरिक को दिए जाते हैं। जीवन, संपत्ति और जो स्वतंत्रता के अधिकार राज्य द्वारा ही निश्चित होते हैं। जो कानूनी अधिकारों के समर्थक हैं उनका कहना है कि जो हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं वो देश के कानूनी अधिकारों से अलग नहीं हो सकते, और अगर जो ये प्राकृतिक अधिकार हैं जो कानूनी अधिकारों से मेल खाते हैं तो वो ज़रूरी हैं, और अगर मेल नहीं खाते हैं तो इन्हें कोई भी मान्यता नहीं दी जा सकती प्राकृतिक अधिकारों को। अब हैं इसकी आलोचनाएं। राज्य को अधिकार का अगर जन्मदाता मान लेते हैं तो राज्य का ऐसा एक रूप हमारे सामने उभर कर आएगा, हम उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राज्य फिर जो है हर तरीके से अपनी मनमानी करेगा। राज्य भले ही जो है प्राकृतिक अधिकारों को ना बनाता हो, पर जो कानूनी अधिकार है उन्हें तो बनाता ही है। यह बात मानी नहीं जा सकती, क्योंकि जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार हैं उनको कानूनी रूप दिया गया है, क्योंकि जो अधिकार हैं उन्हें समाज ने माना है, जभी तो उन्हें कानूनी जो अधिकार है कहा गया है। और जो अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत है इसलिए भी मान्य नहीं है कि जो अधिकार राज्य ने दिए हैं वो निश्चित तो नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील है, लोगों की नीड्स के अनुसार यानी उनकी ज़रूरतों के अनुसार उनके जो अधिकार हैं वो भी बदलते रहते हैं। जैसे जैसे समाज का विकास होता है मनुष्य के अधिकारों में वृद्धि होती रहती है। अब है हमारा अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का जन्म इतिहास में हुआ। ठीक, वे उन रीति रिवाजों और प्रथाओं पर आधारित हैं जो एक लंबे अरसे तक चलती आ रही हैं। जो हमारे रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उन्हें समाज ने माना है। ये रीति रिवाज और ये प्रथाएं ही मनुष्य के अधिकार बन जाते हैं। जैसे कि हिंदू कानून, जिसे अब संसद द्वारा जो है निर्मित कर लिया गया है, पहले भी प्रचलित में था और उसका जो आधार है वो भी परंपराएं ही थी, जो ये हिंदू कानून है हमारा। अब है इसकी आलोचनाएं। तो आलोचना में कहा गया है कि जो अधिकार रीति रिवाजों, प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित है, जिनमें से कुछ राज्य द्वारा स्वीकृत होने पर कानून बन गए हैं, और राज्य अपनी आवश्यकता यानी अपनी ज़रूरत के जो अनुसार है पुराने कानूनों को समाप्त कर रहा है, उसमें परिवर्तन कर रहा है और नए कानून बनाता जा रहा है। जैसे कि जो छुआछूत की प्रथा थी उसे समाप्त कर दिया गया है, और कुछ नई प्रथाएं मतलब नए कानून बनाए हैं उसने, राज्य ने, समाज के भले के लिए। जैसे कि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बुढ़ापे में पेंशन का अधिकार आदि की व्यवस्था कानून के द्वारा की गई है। अब है अधिकारों का सामाजिक कल्याणकारी सिद्धांत। इसमें कहा गया है
कि हमारे कानून वो हैं जो समाज के अधिक से अधिक मनुष्यों को प्रसन्नता दे सकें। इसकी आलोचना में कहा गया है कि अधिकारों को सामाजिक दृष्टि से कल्याणकारी होना चाहिए। जैसे कि ये मालूम करना कि अधिक से अधिक मनुष्यों के हित से क्या मतलब है, और प्रत्येक व्यक्ति का जो हित है और सुख है वो अलग-अलग होता है। सबको अलग-अलग प्रकार के सुख और उनके फ़ायदे होते हैं अलग-अलग चीज़ों में। कभी-कभी जो है सामाजिक और जो व्यक्तिगत कल्याण है इसमें विरोध पैदा हो जाता है। जैसे सामाजिक हित के लिए व्यक्ति की अवहेलना कर दी जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि वहाँ जनता पर अत्याचार होता है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर कोई पुल बन रहा होता है और वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं जो झोपड़पट्टी बना के, तो वहाँ पुल बनाने के लिए वहाँ रह रहे लोगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा। इससे एक तरीके से राज्य का तो फ़ायदा हो रहा है, बट वहाँ जो नागरिक हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, उनकी अवहेलना हो रही है, उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है, उन्हें बहुत सी जो तकलीफ़ है उनका सामना करना पड़ेगा। अब हमारा 5वां है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत अधिकारों के नैतिक पक्ष को जो है महत्व देता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए जो उसकी बाहरी परिस्थितियां हैं वो ज़रूरी होती हैं। बिना अधिकारों के जो कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि जो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता और संपत्ति का अधिकार। इसकी आलोचना में कहा गया है कि ये सिद्धांत साफ-साफ नहीं बताता कि व्यक्तित्व से क्या मतलब है इसका। अगर ये व्यक्तित्व की जो परिभाषाएँ दे भी देता है, बता भी देता है, तो ये बताना बहुत ही कठिन है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए किन-किन जो परिस्थितियों का होना ज़रूरी है। कैसी परिस्थितियाँ हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि सबकी नीड्स अलग-अलग होती हैं, सबकी ज़रूरतें अलग-अलग होती हैं, उनका हित अलग-अलग होता है। ये सिद्धांत यह बतलाने में सफल नहीं हुआ कि जो समाज कल्याण और व्यक्ति के कल्याण का मतलब किस प्रकार से सहयोग देना चाहिए। क्या मतलब ऐसा सहयोग दे कि जो व्यक्ति का और जो समाज का है कल्याण हो सके, किस तरीके से। अब है हमारा अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। सबसे पहला है हमारा सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों की श्रेष्ठता। मार्क्सवादियों ने राजनीतिक अधिकारों की तुलना में सामाजिक और जो आर्थिक अधिकारों पर अधिक बल दिया है। जिस राज्य में मार्क्सवादी व्यवस्था के अनुसार जो समाजवादी समाज की स्थापना हो गई है, उसी राज्य में जो सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को अपनाया गया है। उनके अनुसार जो मतलब मार्क्सवादी अधिकार हैं, उनके अनुसार जो पूंजीवादी लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिकों को राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं, वो एक धोखा मात्र होता है। जो मार्क्सवादी हैं वो आर्थिक अधिकारों पर बल देते हुए कहते हैं कि जिनके द्वारा आर्थिक शोषण का अंत होता है, बेकारी और जो गरीबी है नहीं रहती, और लोगों के लिए जो मौलिक आवश्यकताएं हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था होती है। मार्क्सवादी सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि जो राजनीतिक अधिकार हैं हमारे, उससे पहले नागरिकों को सामाजिक और जो आर्थिक अधिकार हैं वो प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान है उससे पहले क्या अपनी बेसिक नीड्स चाहिए होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान हर किसी को चाहिए। इसीलिए समुदाय निर्माण का अधिकार। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार नागरिकों को संगठन बनाने का अधिकार प्राप्त है, पर जो ये अधिकार है ये सीमित है। समाजवादी व्यवस्था में जो लोग हैं वो सार्वजनिक संगठन, व्यापारिक संघ और युवा संगठन आदि बना सकते हैं, पर उन्हें राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो जैसे कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार जो राजनीतिक संगठन को छोड़कर नागरिक अन्य संगठन तो बना सकता है, पर वो समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप होने चाहिए। अब है हमारा अधिकारों की पूर्ति। मार्क्सवादी अवधारणा की मान्यता है कि नागरिकों के अधिकारों को वास्तविक रूप देने के लिए साधन और जो सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर नागरिक को कार्य का अधिकार हो तो प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार काम मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ
वेतन भी मिलना चाहिए, अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होनी चाहिए। अब है हमारा अधिकारों में कर्तव्य निहित है। तो प्रत्येक अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी बंधा हुआ है। उन राज्यों में जो मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित होते हैं, वहाँ ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो कर्तव्य से युक्त ना हो, मतलब जिसके साथ कर्तव्य जुड़ा ना हो। किसी भी नागरिक को कोई भी ऐसा अधिकार नहीं दिया जा सकता जो समाज विरोधी हो, जैसा कि किसी को मारने का, चोरी करने का या फिर कोई भी गलत काम करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अब है हमारा अधिकारों का समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप होना। जैसे कि मार्क्सवादियों का विचार है कि राज्य द्वारा नागरिकों को जो भी अधिकार प्रदान किए गए हैं वो मजदूर वर्ग के हित के अनुकूल और जो समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिए गए हैं। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, विचारों की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता और प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता आदि मजदूर के हितों के लिए है। अब इसकी आलोचना में कहा गया है कि मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार समाज में केवल दो ही वर्ग, पूंजीपति और जो मजदूर हैं वही होते हैं। पर ये विचार जो है ये गलत है। मार्क्सवादियों ने आर्थिक आधार पर समाज का जो वर्गीकरण किया है वो भी मान्य नहीं है, क्योंकि समाज में आर्थिक वर्ग के अलावा भी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जातीय वर्ग भी होते हैं। मार्क्सवादियों का कहना है कि अधिकार जो है केवल श्रेष्ठ वर्ग, उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही होते हैं, मजदूर और किसानों के लिए नहीं होते। ये गलत है। वर्तमान राज्य जो है कल्याणकारी राज्य है, जहां उदारवादी विचारधारा है, जिसके अनुसार सभी लोगों को समान रूप से समान अधिकार दिए जाते हैं। समुदाय बनाने के अधिकार के आधार पर जो मजदूर हैं उन्होंने मजदूर संघ बनाकर अपनी सेवाओं में वृद्धि की है। अब मार्क्सवादी विचारधारा राजनीतिक अधिकारों को कोई भी महत्व नहीं देती है, वो केवल जो पूंजीवाद है उसे ही महत्व देती है। और सच्चाई तो यह है, लेकिन जो राजनीतिक अधिकार नहीं हो वहाँ कोई भी अधिकार महत्व नहीं रखता, क्योंकि कानून जो है हमारा सबसे पहले होता है। क्योंकि कानून की शक्ति के बिना तो हमारा कोई भी अधिकार काम ही नहीं करेगा, उसे मान्यता कानून से यानी राज्य से ही मिलती है। मार्क्सवादी विचारधारा जहाँ नागरिक को सीमित रूप से जो अधिकार प्रदान करती है, वहाँ जो है उनके कर्तव्य भी निश्चित कर देती है कि ये आपको अधिकार दिया गया है तो इसके लिए आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। अब है अधिकारों का वर्गीकरण। जो अधिकार है वो व्यक्ति की वो परिस्थितियां हैं जिसके बिना व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास कर ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है उसके लिए। और प्रजातंत्र के विकास के लिए जो अधिकार हैं वो आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। पहला है हमारा जैसे कि प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को प्रकृति से मिलते हैं। लॉक के अनुसार 3 प्राकृतिक अधिकार जो जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार मनुष्य को प्रकृति की ओर से प्राप्त है। आधुनिक काल में जो इस विचार को ठीक नहीं समझा जाता है, क्योंकि जो समाज और राज्य की स्थापना से पूर्व व्यक्ति को अधिकार कैसे प्राप्त हो सकते हैं। राज्य जो है हमारा वो अधिकारों को प्रदान करता है और उसकी रक्षा करता है। अब सेकंड है हमारा नैतिक अधिकार। जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है उन्हें नैतिक अधिकार कहते हैं। लेकिन अनेक विचारकों के द्वारा नैतिक अधिकार को अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और राज्य द्वारा इस अधिकार की रक्षा नहीं की जाती। इन अधिकारों का मानना ना मानना व्यक्ति की इच्छा पर आधारित होता है। उदाहरण में ले लेते हैं
कि बच्चों का अपने टीचर की आज्ञा को ना मानना, उनका आदर ना करना या गरीबों पर दया ना करना, छोटे से स्नेह यानी उससे प्यार से बात ना करना, ये जो होते हैं हमारे नैतिक अधिकार होते हैं। पर अगर हम इसे नहीं मानते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो राज्य है हमें इसके लिए दंड देगा, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है हमारे संविधान में। अगर कोई नैतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो समाज की दृष्टि से उसे केवल अच्छा नहीं माना जाता, समाज में उसकी जो एक रेपुटेशन होती है वो गिर जाती है, उसे अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाता। बट सरकार की तरफ से उसे कोई भी जो है पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। थर्ड है हमारा वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। वे अधिकार जो राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं और जिनका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंड मिलता है, उसे ही हम वैधानिक अधिकार कहते हैं। वैधानिक में हमारे आते हैं नागरिक अथवा सामाजिक अधिकार। जैसे कि मनुष्य के सामाजिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है उसके जीवन का अधिकार। ना तो कोई किसी व्यक्ति पर आक्रमण कर सकता है और ना ही कोई उसके शरीर को हानि पहुंचा सकता है। मनुष्य को अपने आप में मारने का भी जो अधिकार नहीं दिया गया है कि वो खुद को भी नहीं मार सकता। राज्य का ये कर्तव्य है, उसका ये काम है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा पूरी तरह से करे, उसका पूरा प्रबंध करे। नागरिक को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए जो राज्य है व्यवस्था करता है, आत्मरक्षा का भी अधिकार देता है। आत्मरक्षा के लिए दूसरे को मार भी सकते हैं, पर बल प्रयोग उतना ही होना चाहिए जितना कि आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी सेफ्टी के लिए किसी की जान ले लेंगे, ऐसा नहीं, इतना कि आप खुद को सिक्योर कर सकें, उससे बचा सकें। और जैसे कि नागरिक को राज्य की समस्या के बारे में अपने विचार जो हैं लिखकर या भाषण देकर वो जनता के सामने रख सकता है अपने विचार, और सरकार और अन्य कोई भी व्यक्ति उसके इस अधिकार को रोक नहीं सकता। और जैसे कि व्यक्ति को अपनी कमाई हुई और जो पैतृक भूमि है, जो उसे मिली है संपत्ति, उसे अपनी इच्छा अनुसार भोगने का भी अधिकार है। प्राचीन काल से यानी कि पहले के समय से लेकर अब तक इस अधिकार को बहुत महत्व दिया गया है, बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका विकास जो है समाज में ही संभव हो सकता है, समाज से बाहर नहीं। मनुष्य अपने विकास के लिए अलग अलग संस्थाएं बना लेता है जिससे वह अपने हित की रक्षा कर सकता है। और जैसे कि मनुष्य जितनी भी संस्थाएं बनाना चाहे वो बना सकता है, समुदाय का निर्माण कर सकता है, और उसके विकास के लिए राज्य जो है उसको पूरी पूरी स्वतंत्रता देता है कि वो अपने जो उसने संस्थाएं बनाई हैं वो उसका विकास कर सके। भारत, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों में नागरिक को अपने विचार के अनुसार राजनीतिक दल की स्थापना करने का पूरा अधिकार है। पर लेकिन जो रूस, चीन और अन्य साम्यवादी देश हैं उन्हें ये अधिकार नहीं दिया गया है वहाँ के नागरिकों को। और अब हमारा राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को जिसने एक निश्चित अवस्था प्राप्त कर ली है, मतलब एक एज पा ली है, उसने वोट देने की, मत का अधिकार उसे दिया जाता है। भारत में यह आयु 18 वर्ष है। राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत ये अधिकार भी नागरिकों को दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने पर जो है निर्वाचन होने का जो अधिकार है मिल जाता है। निर्वाचन होने का यानी कि इलेक्शन लड़ने का। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष की जो आयु है वो निश्चित की गई है, और लोकसभा, राज्य की विधानमंडलों के लिए 25 वर्ष की आयु जो है निश्चित की गई है। और प्रत्येक नागरिक जिसने निश्चित योग्यता और सरकारी पद प्राप्त करने का जो अधिकारी है, राज्य उसके साथ धर्म, जाति और लिंग, भाषा, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं कर सकता है। प्रत्येक नागरिक को अपनी शिकायतों को सरकार के सामने आवेदन पत्र द्वारा भेजने का अधिकार भी दिया गया है।
सभी नागरिकों को जो है कानूनी रूप से समानता दी जानी चाहिए। कानून व्यक्ति व्यक्ति में जो है भेदभाव नहीं कर सकता और बड़े से बड़ा कोई भी पदाधिकारी से लेकर छोटे से छोटे नागरिक के लिए ही ये कानून जो है होते हैं। अब है हमारा आर्थिक अधिकार। राज्य को प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार जो है काम देना चाहिए। जैसे कि जो बड़े देश हैं, पैसे वाले देश हैं, वहाँ के देशों में राज्य जो है किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए काम नहीं दे सकता तो उन्हें बेरोज़गारी भत्ता देता है। अब भारत जैसा जो गरीब देश है, वहाँ सभी नागरिकों को काम और जो भत्ता है वो नहीं मिलता, लेकिन उन्हें काम दिलाने के लिए राज्य द्वारा अनेक प्रयत्न जो हैं किए जाते हैं, कोशिशें की जाती हैं। प्रत्येक नागरिक को उसके काम की उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी जो है राज्य निश्चित करता है और राज्य ये भी निश्चित करता है कि जिसने काम किया है उसे उसका सही पैसा मिले उसके काम के अनुसार। और समान काम, एक जैसा काम करने वाले जो लोग हैं उनमें जो है पैसे को लेकर, सैलरी को लेकर कोई भी भेदभाव ना किया जाए कि किसी को कम मिल रही है तो किसी को ज़्यादा। अच्छे राज्य अपने नागरिक को पूरी तरह से जो है आर्थिक सुरक्षा देते हैं। अगर कोई बेकार है, मतलब बेरोज़गार है, तो राज्य उसे आर्थिक सहायता देता है। काम करते करते अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है और वो अपंग हो जाता है, अपंग यानी अपाहिज हो जाता है, तो राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो जीवन भर उसका भरण पोषण करे, उसका ध्यान रखे हर चीज़ से। व्यक्ति जो है कोई मशीन तो नहीं है जो बिना थके लगातार काम करता रहेगा, तो काम करने से थकान हो जाती है, तो इसलिए व्यक्ति को आराम करने और मनोरंजन करने की जो ज़रूरत है वो भी पड़ती है उसे। तो अवकाश के समय ही, यानी जो छुट्टी के समय ही व्यक्ति शांति से बैठकर स्वतंत्रता पूर्वक सोच सकता है और नए विचारों को जन्म दे सकता है। पर अगर वो लगातार काम करता रहेगा तो उसे ये चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। काम करने के घंटे निश्चित होते हैं। ज़्यादातर देशों में सप्ताह का एक दिन छुट्टी का दिन होता है, जैसे हमारे इंडिया में इतवार यानी संडे का दिन जो है छुट्टी का दिन होता है। आधुनिक युग में राज्य द्वारा कानून पास करने का काम करने के लिए समय भी निश्चित कर दिया जाता है, ताकि मजदूरों का शोषण ना किया जा सके। मतलब कितना टाइम हमको काम करना है ये भी फिक्स कर दिया जाता है, ताकि हमारे साथ शोषण ना हो, हमसे गलत तरीके से काम ना लिया जाए ज़बरदस्ती। इस निश्चित समय से अधिक अगर हम काम करते हैं तो मज़दूर को उसका ओवरटाइम का पैसा भी मिलेगा। ऐसी जो सुविधा है वो भी राज्य ने की है। अब है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो हैं वो अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन अधिकारों का वर्णन देश के संविधान में किया गया है, ताकि जो सरकार द्वारा है इन अधिकारों का उल्लंघन ना किया जा सके। अगर सरकार इन अधिकारों के उल्लंघन में कोई कानून बनाती है तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उस कानून को रद्द कर देती है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन है वो नहीं किया जाना चाहिए। संविधान में समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में जो है दिया गया है। इसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब और जाति आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, मतभेद नहीं होगा। राष्ट्रपति से लेकर साधारण नागरिक तक जो है ये कानून उन पर समान रूप से लागू होता है। और स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करें तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार जो है मौलिक अधिकार की आत्मा है, क्योंकि स्वतंत्रता के बिना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और इस अधिकार के बिना अन्य कोई भी जो अधिकार है उसका कोई महत्व नहीं होता। और जैसे कि भाषण लिखने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, जैसे संघ और समुदाय बनाते हैं ना हम लोग वैसे। और भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में हम रह सकते हैं, किसी भी राज्य में इस चीज़ की भी स्वतंत्रता हमें दी गई है। और कोई भी व्यवसाय और
पेशा हम अपना सकते हैं, इस चीज़ की स्वतंत्रता हमें दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। इसमें समाज के जो कमज़ोर वर्गों को शक्तिशाली वर्ग के अन्याय से बचाना है। ना तो किसी भी मजदूर से बिना वेतन दिए कोई भी काम ले सकता है, और जो छोटी आयु के बच्चे हैं उन्हें कारखानों में काम कराने से भी मनाही है, ताकि बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव ना पड़े। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। प्रत्येक भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो दिया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। किसी भी जो धर्म को मानने या उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय लिया कि छल कपट करके या बल का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को जो है उसका धर्म परिवर्तित नहीं करवा सकते। ये संविधान के जो विरुद्ध है। शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का जो है प्रबंध नहीं किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत विशेष अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान में उन अधिकारों की रक्षा भी की गई है। यदि सरकार या कोई अन्य व्यक्ति उनके उपयोग में बाधा पैदा करता है, मौलिक अधिकार के उपयोग में रुकावट डालता है, तो ये अधिकार जो है महत्वहीन हो जाते हैं। तो वो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए, मतलब जिसका मौलिक अधिकार रद्द किया गया है, बाधा डाली है वहाँ पे, वो व्यक्ति मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ये अधिकार कुछ इस प्रकार हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा और उत्प्रेक्षण। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Comment me if you have any query. Take care. Bye.